नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो आरओ की परीक्षा हो, यूपीपीसीएस की परीक्षा हो, दोनों ही परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता रही हूँ आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे क्लास के एंड में कमेंट करके बताइएगा कि मैम इंपॉर्टेंट थी कि नहीं थी क्लास, ठीक है। तो चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर कोई भी दिक्कत होती है क्लास में तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण पुस्तक है तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। टिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए फाउंडेशन कोर्स भी लेकर आया है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, यहां पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। इससे रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहां पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपकी तैयारी कैसे है, और अगर किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस भी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करिए। चलिए आज की क्लास में हम पहला प्रश्न देखते हैं। यहां पर आपको एरिया दिया है, क्षेत्र का बात की गई है, और दूसरी तरफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखिए क्लास, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को आपने कई बार सुना होगा जूम कृषि के नाम से, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जूम कृषि भी कहते हैं। यहां पर क्या होता है, अगर कोई जंगल है, जंगल के कुछ हिस्से को काट कर उसको पूरा क्लियर करके उस लैंड को वहां पर खेती करना ये शुरू कर देते हैं। फिर इस जगह पर, इस स्थान पर वो तब तक खेती करते हैं जब तक कि यहाँ की मिट्टी आपकी उपजाऊ है, फर्टाइल है, ठीक है। जैसे ही ये मिट्टी अपनी फर्टिलिटी खो देती है, ये जंगल में आगे बढ़ते हैं और दूसरी जगह के पेड़ काट के फिर एक नया पैच बनाते हैं और वहां पर खेती करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि भारत में भिन्न भिन्न जगह दूसरे दूसरे क्षेत्र में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम किस नाम से जानते हैं। तो देखते हैं, वेस्टर्न घाट की जब भी हम बात करते हैं वहां पर हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कुमारी नाम से जानते हैं। साउथ ईस्ट राजस्थान की बात करेंगे तो वहां पर हम इसको किस नाम से जानते हैं, वालतरे नाम से, बी का सेकेंड। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करेंगे जो कि सबसे आसान ऑप्शन था, सी का थर्ड। देखिए सी का थर्ड वैसे आपका एक ही जगह दिया है। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को पता होता कि जूम कृषि के नाम से हम इसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जानते हैं तो आप आराम से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो वहां पे हम इसको ढहिया नाम से जानते हैं। यहां पर ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। अब देखिए क्लास, वर्ल्ड की हम बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जानते हैं। पेपर में यहां से भी प्रश्न बनता है। रे नाम से हम इसे वियतनाम में जानते हैं, टवी नाम से मेडागास्कर में, मसूली नाम से कॉन्गो में, पांग नाम से इक्वेटोरियल अफ्रीकन कंट्रीज में, लोगान वेस्टर्न अफ्रीका, कोमाइली मेक्सिको। स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए क्लास, परीक्षा में यहां से प्रश्न बनता है। मिलिया मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में, उनुको वेनेजुएला में, रोका ब्राजील में, चेटिमिनी युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में, ठीक है। केनगिन फिलीपींस में, टोंगिया म्यांमार में, चेन्ना श्रीलंका में, लद्दाख जावा इंडोनेशिया में, तामराई थाईलैंड में, हुमा जावा एंड इंडोनेशिया। इंडिया के कंटेक्स्ट में यहां पर दिया गया है, इसको भी देख लीजिए। अभी हमने डिस्कस किया, जूम कृषि के नाम से हम इसे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जानते हैं, ठीक है। डैयार के नाम से और वेवर के नाम से हम इसे बुंदेलखंड रीजन में, मध्य प्रदेश, इस रीजन में हम इसे जानते हैं। दीपा के नाम से बस्तर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, जारा और इरका सदर्न स्टेट में हम इसे जारा और इरका कहते हैं। साउथ ईस्टर्न राजस्थान में बत्रा नाम से हम इसे जानते हैं। पोडू नाम से हम इसे आंध्र प्रदेश में जानते हैं। कुमारी नाम से अभी हमने डिस्कस किया था वेस्टर्न घाट में, केरला रीजन में, साउथ में हम इसे जानते हैं। और कमान, विंगा और धावी नाम से हम इसे उड़ीसा में जानते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, परीक्षा में यहां से भी प्रश्न बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पढ़ेंगे, 4-5 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, इन इंडिया हु इज कंपिटेंट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, ये बोला गया। लोकसभा,
राज्यसभा, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो आपको पता है यहाँ पर सही उत्तर क्या है, यहाँ पर है संसद। ठीक है, याद रखिएगा, संसद में आपके लोकसभा राज्यसभा होते ही हैं। यहाँ पर आपका सी सही उत्तर है। इसको हम देखते हैं। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, परिवर्धन या संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक विशेष बहुमत, यहाँ पे देखिएगा, विशेष बहुमत से पारित विधेयक के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 368 के अंडर कौन कर सकता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका दोनों हाउसेस की हम बात कर रहे हैं, और बाद में हम प्रेसिडेंट के एसेंट की भी बात कर रहे हैं, सहमति की भी बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, अ बिल फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया मस्ट बी पास्ड बाय। भारत में अगर एक नए राज्य का सृजन करना है तो उसके लिए बात की गई है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य होता है। संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा या संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अब क्लास यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, जब भी हम नए राज्यों के गठन की बात करते हैं तो संविधान का जो भाग 1 है उसमें अनुच्छेद 3 में बोला गया है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य का गठन कर सकेगी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और यहाँ पर साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। बी आपका सही उत्तर है। एक बार हम एक्सप्लेनेशन को जरूर पढ़ेंगे। भारत में नए राज्य के गठन संबंधी समस्त अधिकार भारत की संसद को प्राप्त है। ठीक है, कौन बनाएगा नया राज्य, संसद बनाएगी। संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्य का गठन कर सकेगी, जबकि अनुच्छेद 4 के खंड 2 के अनुसार ऐसी विधि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं कहलाएगी। देखिए क्लास, हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, ये आप सभी को पता है। केशवानंद भारती केस था, केशवानंद भारती केस, जिसमें बोला गया था कि हाँ, संसद चाहे तो अमेंडमेंट कर सकती है, बस जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आपका कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। अब अमेंडमेंट भी 2 तरीके से है। एक हमारा अमेंडमेंट जो है, 2 अमेंडमेंट वो आर्टिकल 368 के अंडर में आते हैं, और कुछ अमेंडमेंट ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। जैसे कि हमने कहा नए राज्य के गठन की बात। अब यहाँ पर आप देखिए, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। बस आपको ध्यान ये रखना है, साधारण बहुमत से जो भी अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, संशोधन किए जा रहे हैं, वो आपके आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आते हैं। दिमाग में बना के रखिएगा। आप सभी को पता है कि संविधान के संशोधन की बात हम अनुच्छेद 368 में करते हैं। आप कहेंगे यस मैम करते हैं, लेकिन जब भी हम साधारण बहुमत से बात करेंगे संशोधन की, तो वो आपके आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आते हैं, ये याद रखिएगा। संविधान के कई प्रावधान को अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। उसमें कौन कौन से आते हैं, उसमें आपके नए राज्य के गठन की बात आती है। सीमा है, जो स्टेट्स की जो बाउंड्री है, उसमें अगर हमको कोई चेंज करना है या नाम में कोई परिवर्तन करना है तो हम साधारण बहुमत से कर सकते हैं। और आप पढ़ेंगे पार्ट 1 में आर्टिकल 3, 4 ये सब इसी से रिलेटेड है। राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश करना, ये भी आपका साधारण बहुमत से होता है। आधिकारिक भाषा का प्रयोग, नागरिकता सिटीजनशिप से रिलेटेड, ठीक है, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव से रिलेटेड, 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में अगर किसी भी तरीके का संशोधन करना है तो वो हम साधारण बहुमत से कर सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा। तो इतनी चीजें साधारण बहुमत से होती है और ये हमारे आर्टिकल अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं आर्टिकल 368 की, जिसमें कि हम संविधान के संशोधन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो संशोधन है वो आपका है विशेष बहुमत से, ठीक है, और दूसरा है उसमें भी हम कहते हैं विशेष बहुमत से, लेकिन जो राज्य है उनके द्वारा भी पारित होना चाहिए, ठीक है, ये चीज साधारण बहुमत से। अब ये बताती हूं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अनुच्छेद
368 में विशेष बहुमत की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 368 के क्लॉज 2 के तहत संसद विशेष बहुमत से विधेयक पारित करके संविधान में संशोधन कर सकती है। इसमें किस तरीके के संशोधन आते हैं? जैसे मौलिक अधिकार। अभी हमने डिस्कस किया कि मौलिक अधिकार में अगर किसी भी तरीके का परिवर्तन लाना है तो उसकी पावर किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है। इसी तरीके से राजनीति निर्देशक सिद्धांत जो डीपीएसपी है, उसमें अगर किसी भी तरीके के चेंजेस लाने हैं तो हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता है। यहां पर स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, खाली अगर विशेष बहुमत से संसद पारित कर देती है तो वो पास हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि केशवानंद भारती केस में कहा था कि संविधान के मूल ढांचे के भीतर होना चाहिए जो भी संशोधन होगा। अब यहां पर क्या दिया है? वे सभी प्रावधान जिनके लिए राज्य द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती तथा जो सीधे अनुच्छेद 368 के दायरे में आते हैं, उनमें विशेष बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे तरीके का क्या है? यहाँ पर हमें विशेष बहुमत से दूसरे तरीके का अमेंडमेंट है जो कि आर्टिकल 368 में दिया है। ठीक है। वो क्या है? हमें विशेष बहुमत की तो आवश्यकता है ही है, साथ ही साथ राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता है। ये चीज याद रखिएगा, साथ ही साथ राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता है और राज्य द्वारा ये आपके साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। ठीक है। और कितने राज्यों द्वारा? हाफ। ठीक है। जितने भी आपके राज्य हैं उनसे आधे अगर राज्यों ने उसको पारित कर दिया तो वो पारित हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम राज्यों को क्यों हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं? तो क्लास आप सभी को पता है कि भारत में जो ढांचा है वो संघीय ढांचा के भी फीचर्स हमारे उसमें हैं। और जब भी हम संघीय ढांचा की बात करते हैं, हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो वहां पर हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में। तो इसीलिए बोला गया अगर भारत के संघीय ढांचा में किसी भी तरीके का परिवर्तन हो रहा है तो उस केस में राज्यों की भी सहमति की आवश्यकता है। इसी वजह से स्टेट्स को भी इंक्लूड किया गया है। समझ में आ गया होगा? तो देखिए, संविधान के वे प्रावधान जो राज्य व्यवस्था के संघीय ढांचे से संबंधित है, फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित है, केवल संसद के विशेष बहुमत से तथा राज्य विधान मंडलों के आधे सदस्यों की सहमति से साधारण बहुमत, ये याद रखिएगा, परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। मैं जो बता रही हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा कि जब भी संघीय ढांचा में किसी भी तरीके का परिवर्तन हो रहा है तो उस कंडीशन में पहला संसद द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा उसे आपके सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया जाए। ठीक है। और स्टेट द्वारा भी सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। तो आप कहेंगे नहीं, गलत है। दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया जाए, जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसके द्वारा तो ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, लेकिन स्टेट द्वारा भी इसे स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है। तो आप बोलेंगे नहीं, गलत है। सही क्या है? पार्लियामेंट जो है, वो संसद जो है, वो उसको विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगी, लेकिन स्टेट जो है वो उससे साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा। तो दोनों को याद रखिएगा क्लास, इसी में कंफ्यूजन होगी अगर पेपर में इसको डिफिकल्ट बनाना होगा। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जब हम संघीय ढांचा की बात कर रहे हैं, हम फेडरल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों की बात होगी। ठीक है। तो यहाँ पर खाली सेंटर डिसीजन नहीं ले सकता है, क्योंकि फेडरलिज्म की बात हम कर रहे हैं, संघीय ढांचा की बात कर रहे हैं, तो स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर संसद जो है वो उसे विशेष बहुमत से पारित करेगी, और जो आपकी राज्य विधानसभाएं हैं, ठीक है, वो उसे साधारण बहुमत से भी पास कर सकती है। ये चीज याद रखिएगा, एक जगह विशेष है, एक तरफ साधारण है। चलिए, जिन महत्वपूर्ण प्रावधानों के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है वो कौन कौन से हैं? जैसे राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का चुनाव। ठीक है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संघ और राज्यों के बीच जो विधायी शक्तियों का वितरण है, तथा संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति की सीमाएं शामिल करना, ये सब आपका फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, संघीय ढांचा से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? अनुच्छेद 368 में संशोधन के लिए राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर अगर आर्टिकल 368 में आपको संशोधन करना होगा
खुद अनुच्छेद 368 में अगर किसी तरीके का हमको संशोधन करना है तो हमें उसमें राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। ये भी एक प्रश्न अच्छा बन सकता है कि आर्टिकल 368 जो कि संविधान के संशोधन से रिलेटेड है, अगर उसी में हमें किसी प्रकार का संशोधन करना है तो क्या वहां पे राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी कि नहीं? तो आप बताएंगे वहां पे राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। चलिए, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243 सॉरी क्लास ZJ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी। यहां पर हम बात कर रहे हैं सहकारी समिति की, तो सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है ये पूछा है। 21, 15, 11 या फिर 7। तो आप बताइए क्या होगी यहाँ पर? 21। ठीक है, 21 याद रखिएगा। क्लास आपको पता होगा कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे संविधान के में पार्ट 9B ऐड किया गया, जो कि किस चीज से रिलेटेड है? जो कि आपके रिलेटेड है सहकारी समिति से। तो यहां पर पेपर में बोला जाता है ना कि पार्ट 9, पार्ट 9A और पार्ट 9B। ठीक है, याद रखिएगा। इसको हमने 73rd से ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, इसको हमने 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया और इसको हमने 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया। ये आपके पंचायती व्यवस्था से रिलेटेड है। ठीक है, रूरल गवर्नेंस से। यहाँ पर 74th का अगर हम बात करेंगे तो ये अर्बन गवर्नेंस से। ठीक है, और यहाँ पर 97 जो है वो सहकारी समिति से रिलेटेड है। और अनुच्छेद की बात अगर हम यहाँ पर करेंगे तो 243ZG। ठीक है, चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पे देख लीजिए जो मैंने आपको बताया, पार्ट 9B में हमने इसे 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में जोड़ा। अच्छा, यहाँ पर अगर आपसे कभी परीक्षा में पूछे कि किन अनुच्छेद में हमने बोला है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, कॉर्पोरेशन सोसाइटीज को इंसर्ट किया या किसमें आपके किस डीपीएसपी में किस अनुच्छेद में बोला गया है, तो आप याद रखिएगा सहकारी समितियों की बात हमारे डीपीएसपी में भी की गई है और आर्टिकल 43B में। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है कि जब हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं तो हम पार्ट 9 की बात करते हैं, हम पंचायत की बात करते हैं, लेकिन परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है कि नीति निदेशक तत्वों में हमने विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात किस आर्टिकल में की है? तो आप लोग बताते हैं मैम आर्टिकल 40 में हमने विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात कही है, जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों में से एक है। इसी तरीके से राज्य के नीति निदेशक तत्वों में आर्टिकल 43B है, जिसमें हमने सहकारी समितियों की बात की है, इनको प्रमोट करने की बात की है। ठीक है, और आर्टिकल 19(1) जो है उसमें क्या बोला गया? ये आपका फंडामेंटल राइट है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। इसमें हमें ये अधिकार दिया गया है कि अगर हम चाहें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं, सहकारी समिति बना सकते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 243ZJ बोर्ड और उसके पदाधिकारियों के सदस्यों की संख्या और कार्यकाल से संबंधित है। इस अनुच्छेद में क्या बोला गया है? इस अनुच्छेद से संबंधित प्रावधान राज्य विधानमंडल द्वारा किया गया है। ये चीज याद रखिएगा। इसमें कहा गया है कि सहकारी समिति की जो निर्देशकों हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 21 से अधिक नहीं हो सकती है, अधिकतम 21 हो सकती है, जिसमें से एक सीट SC/SC, ठीक है, और दूसरी ST/SC के समुदाय के लिए आरक्षित है और महिलाओं के लिए 2 सीटों को आरक्षित किया गया है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग fundamental rights under the constitution is guaranteed only to the citizen of India and not to the foreigners living in India? इसमें क्या बोला गया? कौन से मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं प्राप्त है? तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण बोला गया है और धर्म आचरण की स्वतंत्रता दी गई है। अब देखो क्लास, आप में से नहीं पता, किसी ने इसको नहीं पढ़ा था, तो आप कैसे इसको करोगे बताओ। यहां पर देखिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन,
प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। आप देखते हैं बनारस में, वृंदावन में फॉरेनर्स दिखते हैं ना। वृंदावन में देखिए सब एकदम कृष्ण भक्ति में एकदम लीन है। बनारस में देखिए कितने फॉरेनर्स आते हैं, गंगा जी का स्नान कर रहे, हरिद्वार में। तो हमारे यहाँ फ्री प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन फॉरेनर्स को दिया गया, ये शो हो रहा है। अगर नहीं होता तो बाहर से जो विदेश से लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर हिंदुज्म को नहीं वो करते, ठीक है। आपको दिखते नहीं सड़कों पे कि लोग एकदम जोगी बन के घूम रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं दिखता। तो ये चीज तो आपको समझ में आ रहा है। तो फ्री प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन है, फॉरेनर्स को भी है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारा भारत इतना उदारवादी है, ठीक है। आपको लगता है कि कोई फॉरेनर आएगा तो हम उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता हम उसको नहीं देंगे? ऐसा नहीं है। हम उसके भी जीवन की रक्षा करेंगे। अतिथि देवो भव की बात हम करते हैं, तो हम उसके भी जीवन की और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। ये भी हमने फॉरेनर को दिया है। आप इस तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। अगर उन किसी इंडियन ने ही उसको चोरी की है या उनको लूटा है, कुछ भी किया है, तो उनको भी न्याय का पूरा अधिकार है और हम देते भी हैं, ठीक है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है, विधि के समक्ष उनको समानता भी है। हाँ, बी नहीं है, हम उनको विचार तथा अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता नहीं देते हैं कि वो अपने देश से आए और यहाँ पर आकर भारत को क्रिटिसाइज करें या फिर हेट स्पीच दें, किसी भी तरीके से भड़काऊ भाषण दें, इसकी स्वतंत्रता हम नहीं देते हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन खाली इंडियंस के पास है, फॉरेनर्स के पास नहीं है। तो देखिए ये प्रश्न देख के आपको घबराना नहीं था, बस आपको अपने वातावरण, जो भी चीजें आप भारत में ऑब्जर्व करें उसी के बेसिस पे ये प्रश्न हो जाता। बहुत ही आसान प्रश्न था। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 9(1) में उल्लेखित है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारत में रहने वाले विदेशियों को प्राप्त नहीं है। हम किसी को भी यह अधिकार नहीं देते कि वो आए यहाँ पर कुछ भी अपना विचार विमर्श करे, ठीक है। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 15, 16, 19, ठीक है, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द ऑफिस ऑफ लोकायुक्त वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश। तो ये बताइए, लोकायुक्त का जो आपका कार्यालय था वो सबसे पहले कहां पर स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या फिर उड़ीसा में? वो सबसे पहले आपका महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, डिप्टी स्पीकर की बात की गई है, स्पीकर की बात नहीं की गई है। स्पीकर की बात करते हैं तो हम जीवी मवलांकर की हमेशा बात कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर डिप्टी स्पीकर की बात की गई है। तो जीवी मवलांकर दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया है, ठीक है, MS अनंत सयन्नम अयंगर दिया गया है, जिनको हम MA अयंगर लिखते हैं, और मार्गरेट अल्वा दिया गया है। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? MA अयंगर, याद रखिएगा। सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं वर्ष 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के मद्देनजर महाराष्ट्र, अच्छा ये आपका इस वाले प्रश्न का उत्तर है सॉरी क्लास। तो इसका मैंने आपको सही उत्तर बताया। लोकायुक्त की अगर हम बात करें तो सबसे पहले लोकायुक्त के कार्यालय का कहां पर आया था? महाराष्ट्र में आया था। उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया, व्याख्या। वर्ष 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 को लागू करके लोकायुक्त की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला और अग्रणी राज्य है, ठीक है। इस वाले प्रश्न का जो उत्तर मैंने आपको दिया है कि सबसे पहले आपके डिप्टी स्पीकर कौन थे, तो आप बताएंगे MA अयंगर, ठीक है। सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। The joint sitting of लोकसभा एंड राज्यसभा अंडर आर्टिकल 108 is summoned by whom? ठीक है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा स्पीकर द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या फिर राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। ये मैंने आपको कई बार बताया है कि 108 में हम बात करते हैं ज्वाइंट सिटिंग की लोकसभा और राज्यसभा के अनुच्छेद में। इसको बुलाता कौन है, इसको सम्मान कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको प्रिसाइड करने की बात है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो वो जो लोकसभा का स्पीकर है वो करता है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
अगर यहीं पर बोला जाता है कि आर्टिकल 108 में हम ज्वाइंट सिटिंग की बात करते हैं और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो आप क्या बताते हैं, उसकी अध्यक्षता करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए, ये वही सेम प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, ठीक है। इलेक्शन टू द, ठीक है, इसमें क्या है, ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है, बोला गया है यहाँ पर। तो इलेक्शन टू द रूरल बॉडीज आर ओवरसी बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए क्लास, यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो एक संवैधानिक प्राधिकरण है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपको पता है। लेकिन जब भी हम रूरल लोकल बॉडीज में इलेक्शन की बात करते हैं तो वो कौन देखता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं देखता है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन देखता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो कथन तो आपका सही है, ए ट्रू है, लेकिन आर आपका गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम ग्रामीण स्थानीय निकाय के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण नहीं रहता, यहाँ पर आपके जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का, राज्य निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ए आपका सही है, ठीक है, और कथन आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, ठीक है, ये आपका है, एकदम सही है। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये भी है, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना, ये भी है। लेकिन ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। ग्राम पंचायत की बात, टू ऑर्गेनाइज द ग्राम पंचायत, इसको हमने आर्टिकल अनुच्छेद 40 में बोला है, जो कि क्या है, डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, मौलिक कर्तव्यों की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको कई बार बताया है कि मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के मूल उसमें नहीं था, ठीक है। बाद में इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ा गया। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे, याद रखिएगा, ठीक है। बाद में जब इसको जोड़ा गया था तो इसकी संख्या 10 थी और अभी मौलिक कर्तव्यों की संख्या देखेंगे तो वो 11 है, ठीक है। क्यों 11 है? बाद में एक और मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़ा गया जो कि एजुकेशन से रिलेटेड था, बच्चों से रिलेटेड था। उसको हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा, ठीक है। आपको पता है राइट टू एजुकेशन, ये हमारा फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया। तो मौलिक कर्तव्यों में भी इससे रिलेटेड प्रोविजन को जोड़ा गया। चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपके सही है? इसके विषय में संविधान में स्पष्ट प्रावधान है, ठीक है, या केवल लोकसभा की कार्रवाई के साथ जुड़ा है? अब देखिए क्लास, अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड हमारे संविधान में कहीं भी स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो पहला तो आपका बिल्कुल गलत है। या केवल लोकसभा की कार्यवाही के साथ जुड़ा है, ये आपका सही है। क्यों सही है? क्योंकि जब भी हम राज्यसभा की बात करते हैं तो ये एक परमानेंट हाउस है। ये आपको पता है, परमानेंट हाउस मतलब क्या? ये हमारा कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। और लोकसभा की जब हम बात करते हैं तो ये परमानेंट हाउस नहीं है, ये आपका डिसॉल्व हो सकता है। ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये आपका डिसॉल्व हो सकता है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, तो ओनली बी, मतलब कि आपका सही है, ठीक है। तो बी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत संसद के प्रत्येक सदन को यह शक्ति दी गई है कि वह अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सके। अंततः लोकसभा ने अपने नियम 198 के तहत मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया का नियम बनाया है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा की कार्यवाही के साथ ही जुड़ा है।
इसे लोकसभा में विपक्षी दल या विपक्षी दलों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और आपको पता है अगर अविश्वास प्रस्ताव जो है वो आपका पारित हो गया, पास हो गया, ठीक है, तो सरकार को गिरना पड़ता है, मतलब लोकसभा आपकी डिसॉल्व हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति का गठन केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है? प्राक्कलन समिति, जिसको कि हम एस्टीमेट कमेटी कहते हैं, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक उपक्रम समिति या फिर विभागीय समिति। तो जब भी हम बात करते हैं कि एस्टीमेट कमेटी की, तो एस्टीमेट कमेटी में आपके 30 मेंबर होते हैं और ये 30 मेंबर जो होते हैं वो आपकी लोकसभा से ही होते हैं। ठीक है, इसमें राज्यसभा नहीं होती है, तो ए आपका सही है। यहां पर देख लीजिए क्लास, पब्लिक अकाउंट कमेटी की अगर हम बात करेंगे आपसे, ठीक है, लोक लेखा समिति की अगर हम बात करेंगे, इसमें 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से जो 15 मेंबर हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं। इनका टेन्योर कार्यकाल 1 साल का होता है। एस्टीमेट कमेटी अभी हमने डिस्कस किया, प्राक्कलन कमेटी जिसको हम कहते हैं, इसमें आपके 30 मेंबर होते हैं और ये 30 मेंबर आपके लोकसभा से होते हैं। इनका जो कार्यकाल है वो भी 1 साल का है। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की अगर हम बात करेंगे, लोक उपक्रम समिति की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें भी आपके 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से जो 15 मेंबर हैं वो लोकसभा से और 7 मेंबर जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्लास, मंत्रि परिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे स्टूडेंट इस प्रश्न को पढ़ते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स पार्लियामेंट लगा के आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको पार्लियामेंट लगा के आ जाते हैं या फिर लोकसभा लगा के आ जाते हैं, इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आपने एक टर्म पढ़ लिया है वो है व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, मंत्रि परिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है? तो वो व्यक्तिगत रूप से प्रेसिडेंट के लिए उत्तरदायी है। वैसे हम बोलते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो आपका रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे व्यक्तिगत रूप की बात की गई है, इसी वजह से डी आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पे देख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 75(2) क्लॉज के अनुसार जो मंत्रि परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होता है, और संविधान के अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 के अनुसार केंद्रीय मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से कलेक्टिवली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लोकसभा के लिए। तो कभी भी मत कंफ्यूज होइएगा क्लास, स्टूडेंट्स किसमें कंफ्यूज होते हैं? एक बार ये प्रश्न पूछा था कि सामूहिक रूप से जो केंद्रीय मंत्रि परिषद है वो किसके प्रति जिम्मेदार है, तो उस केस में स्टूडेंट्स लोकसभा और पार्लियामेंट में कंफ्यूज हो गए थे और ज्यादातर स्टूडेंट पार्लियामेंट लगा के आए थे। लेकिन मैंने उनको तब भी बताया था कि अगर आप आर्टिकल 73 का क्लॉज 5 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जो मंत्रि परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है, पार्लियामेंट के लिए नहीं, संसद के लिए नहीं। और अगर व्यक्तिगत की बात करेंगे तो वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होता है प्रति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, समझ में आ गया होगा। संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, यहाँ पे प्रिविलेजेस की बात की गई है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात की गई है। अनुच्छेद 105, 106, 107 या फिर 108। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा जो 108 है उसमें तो हमने ज्वाइंट सिटिंग की बात की है। ठीक है, यहाँ पर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात हम अनुच्छेद 105 में करते हैं, याद रखिएगा। ए आपका सही उत्तर है। संविधान का अनुच्छेद 105 संसद तथा उसके सदस्यों के संसदीय विशेषाधिकार के बारे में है। संसद तथा उसके सदस्यों को प्रदत्त प्रमुख विशेषाधिकार अधोलिखित है, यथा संसद सदस्यों को संसद के अधिवेशन के दौरान या अधिवेशन के 40 दिन के पूर्व या पश्चात किसी भी सिविल, यहाँ पे देख लीजिएगा, सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, या छूट आपराधिक मामलों में प्राप्त नहीं है। अगर वो आपराधिक मामला है तो उसमें प्राप्त नहीं है। यदि कोई सदस्य गिरफ्तार किया जाता है तो इसकी पूर्व सूचना यथास्थित अध्यक्ष या सभापति को देना आवश्यक होता है। चलिए यहां पर देखते हैं, ये आपका पार्ट से रिलेटेड है, भाग से रिलेटेड है। तो भाग 5 में हम संघ की बात करते हैं, सही है। भाग 8 में हम किसकी बात करते हैं? संघ राज्य क्षेत्र की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरीज की, सही है। भाग 14A में हम अधिकरण की बात करते हैं, सही है। ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 18 दिया है जो कि आपका गलत है। पार्ट 18 में हम किसकी बात करते हैं बताइए?
पार्ट 18 में हम बात करते हैं इमरजेंसी की, आपातकाल की बात करते हैं, इमरजेंसी की। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हम किसमें करते हैं? पार्ट 17 में, याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो इमरजेंसी आर्टिकल 352 से 360 तक है, जिसमें हम 352 की बात करते हैं तो यहाँ पे हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं, नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं। 356 में हम वित्तीय संकट की बात नहीं, 356 में हम कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की फेलियर की बात करते हैं, राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं। और 360 में हम वित्तीय संकट की बात करते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर कथन और कारण दिया है, पढ़ते हैं इसको। अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान दिया गया है। राजभाषा का उपबंध संविधान के भाग 17 में है। तो क्लास देखिए, एकदम सही है। आर्टिकल 343 जो है उसमें हमने ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की है, और ये आपका क्या है? ये आपका ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हम पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है, कब में करते हैं। तो ये आपका बिल्कुल ही सही है, दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। यहां पर देख लीजिए, अगर हम देखें भाग 17 में आर्टिकल 343 से 351 में हम राजभाषा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर हम भाग 17 को देखेंगे, संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 टू 351 में राजभाषा के बारे में बताया गया है, और भाग 17 में आपके कुल 4 अध्याय हैं, जिसमें पहले अध्याय में हमने संघ की राजभाषा की बात की है, दूसरे में हमने प्रादेशिक भाषाओं की बात की है, रीजनल लैंग्वेज की बात की है, और थर्ड में हमने बात की है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज का यूज होगा, और फोर्थ में हम विशेष विदेश की बात करते हैं। तो ये याद रखिएगा, जो आपका पार्ट 17 है जिसमें कि हम लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, उसको हमने 4 भाग में, 4 अध्याय में, चैप्टर्स में डिवाइड किया है। यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार और रिवीजन कराऊंगी, कि जब भी हम बात करते हैं भाषा की, लैंग्वेजेस की, तो हमने 22 लैंग्वेजेस की बात की है। कहां पर हमने 22 लैंग्वेजेस की बात की है बताइए? अनुसूची में, किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में, 8th शेड्यूल में हमने 22 लैंग्वेजेस की बात की है, जिसमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखने हैं। वो कौन कौन से हैं एक बार मैं आपको बता दूं। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 71st याद रखना है, और आपको 21st याद रखना है, ठीक है। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो कि 2003 में आया था, हमने बोडो, ठीक है, BODO, बोडो, डोगरी और मैथिली को जोड़ा था, ठीक है, याद रखिएगा। 92nd 71st की हम बात करेंगे, ये आपका कब आया था? ये 1992 में आया था, और इसमें हमने कोंकणी, मणिपुरी, ठीक है, और किसको जोड़ा था? नेपाली को जोड़ा था, ठीक है। 21st की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 1967 में आया था, और इसमें हमने सिंधी को जोड़ा था। और आज प्रेजेंट में जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 लैंग्वेजेस है। क्लास ये संविधान संशोधन याद रखिएगा कि 92nd के थ्रू हमने किसकी बात की थी? बोडो, डोगरी, मैथिली की। 71st में हमने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली की बात की थी, और फिर 21st में हमने सिंधी की बात की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार व शक्तियां हैं? तो जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात की है। रिट एम्पावरमेंट, रिट अधिकारिकता, ठीक है, परामर्श या सलाहकारी अधिकारिकता, और पुनः विलोकन की बात की गई है। तो देखिए क्लास, आपको पता है कि हम रिट की बात करते हैं, तो जब भी रिट इश्यू करने की बात करते हैं तो यहां पर हम सुप्रीम कोर्ट की भी बात करते हैं और हाई कोर्ट की भी बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो हम किस आर्टिकल की बात करते हैं? आर्टिकल 32 की। और हाई कोर्ट के कंटेक्स्ट में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम किस आर्टिकल की बात करते हैं, हम किस अनुच्छेद की बात करते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो रिट की अधिकारिकता, ठीक है, एम्पावरमेंट ऑफ रिट, ये तो है सुप्रीम कोर्ट के पास। परामर्शी सलाहकारी अधिकारिकता की बात करें तो एडवाइजरी रोल भी है सुप्रीम कोर्ट का। आर्टिकल 143 अगर हम देखेंगे, आर्टिकल 143 उसके अनुसार क्या है
क्या बोला गया, जब भी राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि किसी भी विधि या तथ्य से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न उठा है अथवा उठने की संभावना है जो सार्वजनिक महत्व का है अथवा जिसकी प्रकृति ऐसी है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श लेना उचित होगा, तो राष्ट्रपति उस प्रश्न पर सलाहकारी मतलब सलाह ले सकता है। किसका? सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो सलाहकारी अधिकारिकता है आर्टिकल 143 में। पुनः विलोकन की हम बात करें, राइट टू रिव्यू, इसकी बात कहां पर की गई है? आर्टिकल 137 में। ठीक है, याद रखिएगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपने ही निर्णय को रिवाइव कर सकता है। ठीक है, उसका पुनः विलोकन करने का अधिकार उसके पास है। तो यहां पर आपका क्या क्या हो गया, इसकी बात करें रिट इशू 32 हो गया, सलाहकारी की बात करें 143 प्रेसिडेंट को एडवाइजरी रोल प्ले करता है, और रिव्यू की बात करें तो 137। यहां पर आपका तीनों ही सही है, तो सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल द्वारा किसी अध्यादेश को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रखा जाना निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति के अंतर्गत आता है? आपको पता है कि अगर गवर्नर चाहे तो किसी भी ऑर्डिनेंस को, किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के असेंट के लिए रख सकता है। ठीक है, तो ये उसकी किस तरीके की शक्ति है बताइए? विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, विवेकीय शक्ति है, या फिर कार्यपालिका शक्ति है? तो ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, राज्यपाल राज का प्रधान होता है, उसको राष्ट्रपति की ही भांति राज के अंतर्गत प्रयोगतत्व शक्ति प्रदान की जाती है। राज्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति के समान है। ठीक है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 154 में उल्लेखित है, जिसके अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है तथा वो इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। और राज्यपाल की विधायी शक्तियों की अगर हम बात करें तो उसका वर्णन 174 में किया गया है। ये दोनों याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पर आपको और क्या याद रखना है कि यहाँ पर वह अगर चाहे तो अनुच्छेद 200 के अनुसार विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए स्वविवेक से आरक्षित कर सकता है। डिस्क्रिशनरी पावर होती है, ये चीज याद रखेगा। अगर परीक्षा में कभी आपसे पूछ ले कि किस अनुच्छेद में ये बोला गया है कि राज्यपाल चाहे तो उस बिल को राष्ट्रपति के एसेंट के लिए रख सकता है, तो वो आर्टिकल 200 में बोला गया है, 200 में। ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की से रिलेटेड है कि उच्चतम न्यायालय में तथर्थ न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडहॉक जजेस की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो इसका प्रावधान, इससे रिलेटेड प्रोविजन आपके अनुच्छेद 128 में दिया गया है। ये बोला गया है, इस प्रकार की नियुक्ति कब की जाती है? जब उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने के लिए न्यायाधीशों की पर्याप्त गण पूर्ति नहीं होती, या फिर थर्ड है, तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। तो देखिए क्लास, जब भी हम एडहॉक जजेस की बात करते हैं तो एडहॉक जजेस से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो आपके आर्टिकल 128 में नहीं दिया गया है, वो आपके आर्टिकल 127 में दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर दूसरा है कि ये अपॉइंटमेंट तब किया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट में इनफ कोरम नहीं प्रेजेंट है टू कंडक्ट अ सेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये आपका बिल्कुल सही है। और अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पर आपका सही क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3, पहला आपका गलत है। यहां पर उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में तथर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के अधीन की जाती है। तथर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति में से किया जाता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, जो आपके तथर्थ न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश करता है। और किससे परामर्श लेके? किसकी पूर्व सहमति से? राष्ट्रपति की। जो तथर्थ न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं। अच्छा, परीक्षा में कभी अगर कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दे कि एडहॉक जजेस जो है वो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह अपॉइंट किए जाते हैं, तो आप तुरंत बोलेंगे नहीं, गलत है। जो एडहॉक जजेस हैं वो केवल आपके सर्वोच्च न्यायालय में ही नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तथा इसका प्रावधान फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। तथर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तब की जाती है जब उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए गणपूर्ति न होने पर न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो चलिए क्लास,
आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। आज हमने पॉलिटी के कई क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आशा करती हूँ क्लास आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि आगे भी हम इसी तरीके के प्रश्नों को डिस्कस करें। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रश्नों को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे कुछ पॉइंट्स में रहता है कि आपको यहाँ पे डाउट हो सकता है पेपर में, इसीलिए मैं उसमें थोड़ा समय लेती हूँ। तो आशा करती हूँ आपको चीजें अच्छी भी लगती होगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए भी। और आज ये सेशन को यहीं पे एंड करूंगी और जाते जाते आपसे कहूंगी अपने प्रति वफादार रहिए, रोज पढ़िए, ठीक है, अपनी पढ़ाई में गैप मत करिए। एग्जाम कब होगा क्या नहीं होगा उससे आपको मतलब नहीं है, आपको सिलेक्शन से मतलब है, मतलब है उससे भी आपको, ये मेरे कहने का मतलब नहीं है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को मत छोड़िएगा, बस मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसको अन्यथा मत लीजिएगा कि मैम आप गलत कह रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पढ़ते भी रहिए और चीजों की जानकारी भी रखते रहिए, लेकिन पढ़ाई जरूर करिएगा। तो धन्यवाद, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, आपका दिन खूब अच्छा जाए, ठीक है, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। क्लास इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ टिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए।